बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने से पहले हमें इसके मीनिंग को देखना होगा। केमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम दो वर्ड से मिलकर बना है। इक्वी मीन्स इक्वल एंड लिब्रा मीन्स बैलेंस। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है। अगर हम इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट की पॉइंट क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम किसके अंदर कहाँ पर अप्लाई होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट की पॉइंट क्या बताता है कि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए हम लोग इस एग्जांपल की हेल्प लेंगे। अब इस एग्जांपल को देखें तो इसके अंदर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया किसके साथ? 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ, और क्या बना दिया? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इन फॉरवर्ड रिएक्शन अब क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है वो डिकम्पोज होकर क्या अगेन बना देगा? हाइड्रोजन और आयोडीन इन रिवर्स रिएक्शन। अब क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कॉन्टिन्यू रहते हैं एक बैलेंस के अंदर, तो हम डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर चेक करेंगे तो हमें ये तीनों सब्सटेंसेस मिलेंगे, हाइड्रोजन भी, आयोडीन भी और हाइड्रोजन आयोडाइड भी। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से कोई एक सब्सटेंस भी स्किप नहीं होगा। तो इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो, क्योंकि इक्विलिब्रियम होने की वजह से स्पीड भी सेम रहती है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, और कंपोजिशन भी क्या होती है? सेम होती है। कोई एक भी सब्सटेंस सिस्टम क्लोज होने की वजह से सिस्टम में से बाहर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर हमें ये तीनों सब्सटेंसेस मिलते हैं। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की जनरली 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फोकस करते हैं। अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के मीनिंग को देखें तो स्टैटिक का मतलब होता है नॉट मूविंग, यानी कोई भी बॉडी हो जो कि मूव ना कर सके, और वो किस में हो? बैलेंस में हो। यानी कोई ऐसी बॉडी जो कि बैलेंस में भी और मूव भी ना कर सके। इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम बुक को टेबल पर रखते हैं तो वो बैलेंस में भी होती है और वो मूव भी नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। एक चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए और उसमें मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ फिजिकल एग्जांपल्स ही हम इसकी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, एक बिल्डिंग की एग्जांपल लेंगे जो कि अर्थ के ऊपर है और वो मूव भी नहीं करती और हमेशा बैलेंस में रहती है, ना गिरती है ना उसे कुछ होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम बिल्डिंग को देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पर एयर जो है वो इसको पुश कर रही है। ठीक है, और यहाँ से राइट साइड पर भी एयर इसको राइट साइड पर पुश कर रही है। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। ठीक है, और अर्थ जो इस बिल्डिंग पर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, यहाँ पे बिल्डिंग पर एटमॉस्फेयर क्या लगा रही है? डाउनवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड फोर्स यहाँ पर क्या करेगी? डाउनवर्ड फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल कर देगी। सो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर क्या होगी? ज़ीरो। अब ज़ीरो फोर्स होने की वजह से ये बिल्डिंग क्या होती है? बैलेंस के अंदर होती है और ये अर्थ के ऊपर स्टेबल रहती है। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो रहा हो वो स्टॉप हो जाए किसी भी वजह से और कंटिन्यू ना रहे। अब यहाँ पर स्टॉप क्यों हुआ? यहाँ पे स्टॉप इसलिए हुआ क्योंकि फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसल। अब हम बात करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका डायनामिक का मतलब क्या होता है? एक्टिव, चेंजिंग या मूविंग। यानी कोई भी बॉडी, कोई भी रिएक्शन जो है वो मूव होना चाहिए और मूवमेंट के बावजूद उसमें क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैलेंस। अब मूवमेंट के साथ बैलेंस जो है वो तो हमें नज़र आता है सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब है डायनामिक इक्विलिब्रियम किस में पॉसिबल होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। उसकी रीज़न क्या है? इसलिए क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट में चेंज होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में,
और प्रोडक्ट जो है वो अगेन किस में चेंज हो जाती है, रिवर्स रिएक्टेंट के अंदर, इन रिवर्स रिएक्शन। क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक बैलेंस के साथ जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पर और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। इसलिए हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम किस में पॉसिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। अब अगर इसके की पॉइंट्स देखें तो इसके की पॉइंट्स क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड या रेट जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, रिवर्स रिएक्शन के रेट के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये दोनों की पॉइंट्स हमें कहाँ मिलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव करता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में, और रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट को राइट टू लेफ्ट मूव करता है टू फॉर्म रिएक्टेंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैं अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल की हेल्प लूँगी। यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इन फॉरवर्ड रिएक्शन और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर अगेन क्या बना देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन और आयोडीन अब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को सेपरेटली हम देखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया 1 मोल ऑफ आयोडीन के, और कंबाइन होकर क्या बना दिया, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। और रिवर्स रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन डिकम्पोज किया और बना दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन। अब अगर हम इस फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर इसके रेट की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या होगा, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फास्ट, और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, स्लो। उसकी रीज़न क्या है, इनिशियल स्टेज पर हमारे पास रिएक्टेंट तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वी हैव नो प्रोडक्ट्स। उसकी रीज़न क्या है, अगर हम इनिशियल स्टेज को कंसीडर करें तो स्टार्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर 1 मोल है हाइड्रोजन का और 1 मोल है आयोडीन का, यानी टोटल लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, एक हाइड्रोजन का और एक आयोडीन का। लेकिन क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड के ऊपर यानी हमारे पास राइट साइड पर 0 अमाउंट है सब्सटेंस की। हमारे पास अभी हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्टार्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है और रिवर्स रिएक्शन स्लो है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारे पास यहाँ राइट साइड के ऊपर प्रोडक्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा, वापस मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन अगेन, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा यानी फाइनल स्टेज पर क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम के साथ कंटिन्यू रहेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर जाएंगे और प्रोडक्ट के जो सब्सटेंस है वो लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन, ठीक है। तो फाइनल स्टेज के ऊपर हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है और दोनों का रेट यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इसको हम अब ग्राफ की हेल्प से डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है जो हमें 2 चीज़ें शो करेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड को और इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने को। तो यहाँ पे अगर मैं ये ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास जो है फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट थे तो बहुत फास्ट था, तो फास्ट होने की वजह से हम उसे पीक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, यानी वो नीचे की तरफ ये लाइन मूव कर रही है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। पीक का मतलब है पहले स्पीड पर था इनिशियल स्टेज पर और ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं रिवर्स रिएक्शन का रेट दिखाऊं तो देखिए बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट के ऊपर इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट साइड पर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं था और हम इसे बिल्कुल 0 से स्टार्ट लेंगे और जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट कहाँ पे जाना शुरू हो जाती है, रिएक्टेंट साइड पर। तो प्रोडक्ट साइड का जो रेट है वो पहले डिक्रीज होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होता है, स्पीड अप होता जाता है और इस तरह से ये मूव करता है। और एक टाइम ऐसा आता है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, यानी जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन होता है। तो उस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस मिल जाएंगी और उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। सो स्टूडेंट्स,
आज हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया, हम लोगों ने फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया। देन हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफिकल डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन।